बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फोनॉन 2 थर्मल प्रॉपर्टीज़। इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है फोनॉन हीट कैपेसिटी। अब फोनॉन हीट कैपेसिटी को डिफ़ाइन करने से पहले हम डिफ़ाइन करेंगे हीट कैपेसिटी। The amount of heat required to raise the temperature of complete mass of solid through 1 Kelvin is called heat capacity। कि complete mass of solid का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। Now we define phonon heat capacity। The contribution of phonons to the heat capacity of crystal is called phonon heat capacity। हीट कैपेसिटी में जो फोनॉन की कंट्रीब्यूशन होती है उसे हम कहते हैं फोनॉन हीट कैपेसिटी। नाउ वी ड्राइव द रिलेशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। तो हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक क्रिस्टल है जो कंसिस्ट करता है एटम्स में, जो अरेंज है पीरियोडिकली और आपस में स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्सेस की मदद से बाउंड हो रहा है। अब हमें पता है कि सॉलिड के अंदर एटम वाइब्रेट करते हैं। तो जब एटम वाइब्रेट करता है तो इट एक्ट एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब क्योंकि एक एटम फ्री होता है टू वाइब्रेट अलोंग 3 डायरेक्शन, दैट इज वन इज अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस। तो सो ईच एटम behave as a 3-dimensional harmonic oscillator। In classical physics we further suppose that कि एटम जो है जब वाइब्रेट करता है तो ये इंडिपेंडेंट होता है एक दूसरे से। अब कोई भी एक एटम जब वाइब्रेट करेगा तो उसका मोशन दूसरे एटम की वजह से डिस्टर्ब नहीं होगा। अब क्योंकि हर एटम जो है वो एक्ट कर रहा है 3-डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी कि वो 3 डायमेंशन में 3 डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है। 3 डायरेक्शन में उसके इंडिपेंडेंट मोशन होते हैं। तो इसका मतलब है कि हर वाइब्रेटेड एटम की 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी। एंड व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हम डिफाइन करते हैं द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन दैट अ पार्टिकल कैन हैव। अब क्रिस्टल के अंदर क्योंकि एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली 3 डायरेक्शन में मूव करता है तो इसकी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी। अब हर एटम की 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो क्योंकि हमारे पास सिस्टम है n वाइब्रेटिंग एटम्स का, तो टोटल जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी वो 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी। तो अब हम डिटरमिन करते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। तो उसके लिए हम पहले फाइंड आउट करेंगे एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ सिंगल 1-डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, बिकॉज एट अ टाइम an atom can act as 1-dimensional harmonic oscillator. It is free to vibrate in 3 direction, but at a single time it vibrates only in 1 direction. So we find the average thermal energy of single 1-dimensional harmonic oscillator, that is the energy of an atom। लेट करते हैं कि हमारे पास जो एटम है उसका मास m है और जो जब वो वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है। अब हमें पता है कि जो एनर्जी होती है इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं E इज इक्वल, हमने फर्स्ट टर्म को m से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, तो E इज इक्वल टू m² v² ओवर 2m प्लस u। अब E इज इक्वल टू हमें पता है m² v² इज इक्वल टू p²। तो यहाँ पे m² v² इज इक्वल टू p² बिकॉज p इज इक्वल टू mv, दैट इज मोमेंटम ऑफ एन एटम। तो यहाँ पे m² v² की जगह पे p² ओवर 2m प्लस जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है 1-डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, दैट इज 1/2 kx²। तो यहाँ पे u इज इक्वल टू 1/2 kx²। तो यह हमारे पास सब रिलेशन आ गया, E इज इक्वल टू p² ओवर 2m प्लस 1/2 kx²। अब हम यहाँ पे
के की वैल्यू पुट करते हैं तो ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m प्लस 1/2 के जो होता है इट इज़ इक्वल टू m ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो हमने के की वैल्यू पुट की m ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m प्लस 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा। अब हम सपोज करते हैं कि जो एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर है इट ओबेज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर है अगर ये ओबे कर रही है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैक्सवेल अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन एवरेज एनर्जी ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज E is equal to integral E exponential minus E over kBT dE divided by integral exponential minus E over kBT dE। अब हम E की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट E इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो हमारे पास एनर्जी है इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक मोमेंटम, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम डबल इंटीग्रल लेंगे, वन इज फॉर द मोमेंटम एंड द अदर फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे इंटीग्रल पी इंटीग्रल एक्स पी स्क्वायर ओवर 2m प्लस 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस, यहाँ पे ई की जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट की पी स्क्वायर ओवर 2m प्लस 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर के बी टी। अब यहाँ पे डी पी इंटू डी एक्स इंटीग्रल, यहाँ पे भी डबल इंटीग्रल आ गया, इंटीग्रल पी इंटीग्रल एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस ई की वैल्यू पी स्क्वायर ओवर 2m प्लस 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर के बी टी डी पी डी एक्स। अब हम नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे कि ई एवरेज ई इज इक्वल टू इंटीग्रल पी इंटीग्रल एक्स। अब हमने इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया पी स्क्वायर ओवर 2m एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर ओवर 2m के बी टी, हमने इसको अलहदा कर दिया, पी स्क्वायर ओवर 2m को के बी टी से डिवाइड किया, ये आ गया प्लस माइनस माइनस इस टर्म को इससे डिवाइड किया तो ये आ गया। अब हमने इसको पहले ओपन किया, इसको इससे डिवाइड करके इसको इससे अलग डिवाइड किया, ये टर्म आ गई, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास पूरी टर्म आ गई। दैट इज इंटीग्रल पी इंटीग्रल एक्स पी स्क्वायर ओवर 2m, और हमने इसको स्प्लिट कर दिया एक्सपेंशन माइनस पी स्क्वायर ओवर 2m के बी टी माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 2 के बी टी डी पी इंटू डी एक्स। अब हमने इसी टर्म को फिर ओपन किया और इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आ गया प्लस इंटीग्रल पी इंटीग्रल एक्स दैट इज 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसको हमने ओपन करके लिखा एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर ओवर 2m के बी टी माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 2 के बी टी डी पी डी एक्स। ये टर्म डिवाइड में यहाँ पे ओपन करके ये आ गई इंटीग्रल पी इंटीग्रल एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर ओवर 2m को के बी टी से डिवाइड किया, ये आ गया 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर को के बी टी से डिवाइड किया, ये आ गया इंटू डी पी डी एक्स। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फर्स्ट टर्म को, दिस वन इज द फर्स्ट टर्म दिस वन इज सेकंड टर्म, फर्स्ट और सेकंड टर्म ये दोनों इससे डिवाइड हो रही हैं। अब हम इसको भी इससे डिवाइड करेंगे और इसको भी इससे डिवाइड करेंगे, तो अलग कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया एवरेज ई इज इक्वल टू इंटीग्रल पी इंटीग्रल एक्स पी स्क्वायर ओवर 2m एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर ओवर 2m के बी टी एक्सपोनेंशियल माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 के बी टी डी पी डी एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रल पी इंटीग्रल एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर ओवर 2m के बी टी एक्सपोनेंशियल माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 2 के बी टी डी पी डी एक्स, प्लस हमने ये जो दूसरी टर्म थी दिस वन, इसको भी इससे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास दो टर्म आ गई प्लस। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इंटीग्रल सेपरेट करने हैं, तो फर्स्ट टर्म का हम इंटीग्रल सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पे ये एवरेज अब पी है, यहाँ पे इंटीग्रल पी, अब ये वाली टर्म और डी पी ये इस इंटीग्रल के साथ आ जाएंगे, इंटीग्रल पी स्क्वायर ओवर 2m एक्सपेंशन माइनस पी स्क्वायर 2m के बी टी डी पी, और इंटीग्रल एक्स के साथ ये वाली टर्म आ जाएगी इंटीग्रल एक्स
एक्सपेंशन माइनस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 2 के बी टी डी एक्स डिवाइडेड बाय दिस टर्म। इसमें भी हमने इंटीग्रल सेपरेट कर दिए, इसके साथ पी का इंटीग्रल आ गया और इसके साथ एक्स का इंटीग्रल आ गया। नाउ सिमिलरली हमने इसको भी सेपरेट किया, पी का इंटीग्रल ये आ गया, एक्स का इंटीग्रल ये आ गया, दिस वन इज द इंटीग्रल ऑफ एक्स, दिस वन इज द इंटीग्रल ऑफ पी, और हमने इसको भी डिवाइड किया, ये आ गया। अब ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो टर्म बच गई है वो हमारे पास है अभी, अब यहाँ पे हम शो करेंगे ई 1/2m, यहाँ से हमने क्या किया कि 1/2m को कॉमन ले लिया, बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट, इंटीग्रल पी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर ओवर 2m के बी टी डी पी। अब यहाँ से हमने क्या किया कि हमारे पास है इंटीग्रल पी, यहाँ पे हमने 1/2 को यहाँ पे बाहर ले लिया और यहाँ पे आ गया पी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर ओवर 2m के बी टी डी पी, दिस वन डिवाइडेड बाय इंटीग्रल एक्सपेंशन माइनस पी स्क्वायर ओवर 2m के बी टी डी पी, क्योंकि दिस टर्म रिमेन। अब दूसरी टर्म में यहाँ पे हमारे पास 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले आएंगे और यहाँ पे रह गया एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल दिस टर्म एंड दिस टर्म से डिवाइड हो गया। अब जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है वो ये है कि अगर हमारे पास 0 to ∞ है यू स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस ए यू स्क्वायर हो तो इसकी जो वैल्यू होती है इट इज़ इक्वल टू 1/4 स्क्वायर रूट पाई ओवर ए क्यूब, एंड इंटीग्रल 0 to ∞ एक्सपोनेंशियल माइनस ए यू स्क्वायर हो तो ये हो जाता है 1/2 स्क्वायर रूट पाई ओवर ए। अब जो हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल है दैट इज इंटीग्रल पी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर ओवर 2m के बी टी डी पी। अब इस इंटीग्रल में फर्स्ट इंटीग्रल में हमारे पास यहाँ पे दिस वन इज अ यू, ये टर्म यू है, और ये जो टर्म है यहाँ पे हम अगर 1 सपोज करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है इस इंटीग्रल में वो u इज इक्वल टू पी है एंड a किसकी इक्वल है 1/2m के बी टी, ठीक है जी। और सेकेंड टर्म में यह हमारे पास ये है तो इसमें u हमारे पास पी स्क्वायर है और a हमारे पास 1/2m के बी टी है। तो अगेन यहाँ पे सेकेंड इंटीग्रल सॉरी इन सेकेंड टर्म, यहाँ पे सेकेंड टर्म में u हमारे पास x है और ये हमारे पास a है। तो इन सेकेंड टर्म u इज इक्वल टू x एंड a इज इक्वल टू m ओमेगा नॉट स्क्वायर ओवर 2 के बी टी। अब हम इसको यहाँ पे स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज़ करेंगे तो हमारे जो पास जो फर्स्ट टर्म होगी e एवरेज, अब यहाँ पे ये 1/2m एज इट इज़ आ गई, ठीक है। और यहाँ पे हमने इंटीग्रल यूज़ किया तो यहाँ पे 1/4 स्क्वायर रूट पाई ओवर a, तो a हमारे पास फर्स्ट टर्म का ये है डिवाइडेड बाय, अब इसका जो इंटीग्रल है 1/2 स्क्वायर रूट पाई ओवर a प्लस यहाँ पे हमने ये एज इट इज़ आ गया तो इसका इंटीग्रल लगाया 1/4 अंडर रूट पाई ओवर a क्यूब। अब यहाँ पे a हमारे पास है m ओमेगा नॉट स्क्वायर ओवर 2 के बी टी और यहाँ पे आ गया 1/2 स्क्वायर रूट पाई ओवर m ओमेगा नॉट स्क्वायर ओवर 2 के बी टी। अब यहाँ पे ये जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएंगी, 1/2 से कैंसिल, 1/2 से कैंसिल। अब जो हमारे पास टर्म रिमेन बच गई है ई एवरेज इज इक्वल टू 1/4m स्क्वायर रूट पाई ओवर 2m के बी टी होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड के नीचे डिवाइड पॉसिबल नहीं होता तो ये टर्म ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी 1/4m स्क्वायर रूट पाई 2m के बी टी होल क्यूब स्क्वायर रूट डिवाइड बाय स्क्वायर रूट पाई 2m के बी टी प्लस m ओमेगा नॉट स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर रूट पाई 2 के बी टी ओवर m ओमेगा नॉट स्क्वायर होल क्यूब डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट पाई 2 के बी टी m ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, e इज इक्वल टू 1/4m एज इट इज़ आ गया। अभी ऊपर जाके इसमें से माइनस होगा तो 3 - 1 तो दैट इज़
स्क्वायर रूट 2m KBT 3 - 1 2। यहाँ पे भी m ओमेगा नॉट स्क्वायर ओवर 4 ये ऐसे आ गया, तो ये है यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म एज इट इज़ है 2 KBT ओवर m ओमेगा नॉट स्क्वायर। यहाँ पे इसकी पावर 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 - 1 2। अब यहाँ पे भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो टर्म आ गई ई एवरेज इक्वल टू 2m KBT ओवर 4m प्लस m ओमेगा नॉट स्क्वायर ओवर 4 2 KBT ओवर m ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब जो टर्म कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर दें, m ओमेगा नॉट स्क्वायर कैंसिल, 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 4 m से कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया 1/2 KBT 1/2 KBT। तो जो एवरेज एनर्जी है एक एटम की वो है E average equal to KBT. This is the energy of one dimensional harmonic oscillator and this is the energy of one atom in one dimension. अब हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एवरेज एनर्जी है। अब हमारे पास जो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो 3n है, तो जो यहाँ पे 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की या 1 एटम की ये एनर्जी है, तो जो 3n 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं या 3n 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है उनकी एनर्जी हम ये हमारे पास ऐसे है ई एवरेज इज इक्वल टू 3n KBT। एक की एनर्जी हमें मालूम थी 3n की, फाइंड आउट करनी है तो मल्टीप्लाई कर दी। अब हमें पता है कि जो हीट कैपेसिटी होती है, हीट कैपेसिटी it is the temperature derivative of energy. अब CV is equal to partial E over partial T. अब V stand for the constant volume because heat capacity the more explanative term is heat capacity at constant volume. So here we will discuss heat capacity at constant volume. तो CV is equal to partial E over partial T V, where V is volume and it is constant. तो यहाँ पे CV is equal to partial E over partial T 3n KBT, तो यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लिया तो CV is equal to 3n KT. अब for one, this is for n number of atoms. For 1 mole we replace n by Avogadro number, तो CV for molar, for 1 mole या for molar heat capacity CV m 3na kb। अब यहाँ पे जो na kb होता है इट इज इक्वल टू r, तो CV इज इक्वल टू 3r। अब ये शो कर रहा है कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट है किसी भी सब्सटेंस की वो कांस्टेंट होती है एंड इज इक्वल टू 3r। इसको हम कहते हैं डिलंग-पेटिट लॉ, और ये वेरीफाइड होता है मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस में। लेकिन ये लॉ सिर्फ एप्लीकेबल है एट हाई टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर it is not applicable because at low temperature this law state that कि जो heat capacity है solid की it remain constant at all temperature and it is equal to 3r. It is known as Dirac-Petit law. However, लेकिन जो heat capacity होती है solid की वो low temperature पे, high temperature पे तो it is constant and is equal to 3r. So at high temperature Dirac-Petit law is applicable, but at low temperature molar specific heat is not constant. At low temperature it is very small and then increase rapidly with the temperature as shown in the graph. यहाँ पे देख रहे हैं कि टेम्परेचर जब 0 है तो CV 0 है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीट कैपेसिटी बढ़ रही है, और एट द एंड इट रिमेन कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू 3r. सो एट हाई टेम्परेचर Dirac-Petit लॉ इज एप्लीकेबल कि जो हमारे पास जो हीट कैपेसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है एंड इज इक्वल टू 3r, बट एट लो टेम्परेचर दिस लॉ इज फेल टू एक्सप्लेन द हीट कैपेसिटी. दिस प्रॉब्लम has been solved by Einstein and then by Debye on the basis of quantum theory.